सुहेल साहब ये बताएगा, ठीक है मुज़ाकरात अपनी जगह, लेकिन हकीकत तो ये है कि 9 मई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए अहम है। इसी तरह 8 फेब के इलेक्शंस की जो धांधली है वो पीटीआई के लिए अहम है। इन दोनों इवेंट्स को हल किए बगैर क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है? क्या मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि सियासी जमातों के अंदर एक इनहेरेंट खराबी होती है, और वो खराबी होती है कि उनको अपने जो राइवल है हर वक्त उसके खिलाफ जो है उनको बयानात भी देने पड़ते हैं, उसके खिलाफ लड़ना भी पड़ता है। लेकिन दुनिया भर में जो सियासतदान है उन्होंने कुछ एक मिनिमम एक ऐसा एजेंडा रखा होता है जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जब जो मुश्तरका निकात होते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी जमातें वो मुश्तरका निकात जिन पर के उनको इकट्ठा होना चाहिए उन पर भी इकट्ठी नहीं होती, जैसे कि आइन है, जैसे पार्लिमान है, जैसे हकूक हैं, इंसानी हकूक हैं, उससे भी इकट्ठे नहीं होते। चुनाचे ये है कि एक मुक्तदरा के साथ मिल जाता है और दूसरे को मार पड़ रही होती है, फिर दूसरा मिल जाता है और पहले वाले को मार पड़ रही होती है। तो ये सिलसिला हम तो जब से होश संभाली है यही देख रहे हैं, और मुझे कोई इसके अंदर तब्दीली भी नजर नहीं आती। सारे ही जो है इसी तरह इसी डगर पे चल रहे हैं। सुहेल साहब ये बताएगा, ठीक है मुज़ाकरात अपनी जगह, लेकिन हकीकत तो ये है कि 9 मई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए अहम है। इसी तरह 8 फेब के इलेक्शंस की जो धांधली है वो पीटीआई के लिए अहम है। इन दोनों इवेंट्स को हल किए बगैर क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है? क्या मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए चीजें जितनी पेचीदा कर लें हो सकती हैं और जितनी आसान कर लें उतनी वो भी हो सकती हैं। एक ही चीज पेचीदा भी हो सकती है, वही आसान भी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि बड़े आसान हाल है। मुझे तो पहले दिन ही जब 9 मई का वाकया हुआ तो सिवाय इसके कोई नजर नहीं आता था कि भाई जो इसके अंदर गुनाहगार है पीटीआई उनसे लातलकी का ऐलान करे, उनको सजाएं होने दे। क्या जरूरत है फ्लैग स्टाफ ऑपरेशन कहने की, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कहने की, और क्या जरूरत है उन्हें डिफेंड करने की? बस उसका नतीजा भुगत रहे हैं। और इसी तरह 8 फरवरी है, हम देख रहे हैं कि जी बदकिस्मती से कोई इसका दिफा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोई पहला इलेक्शन तो नहीं कि जिसमें धांधली हुई है। हम 1970 के इलेक्शन में धांधली हुई, 1985 का इलेक्शन पार्टीलेस था, उसमें पीपल्स पार्टी को शमूलियत ही नहीं दी गई। उसके बाद 88 का इलेक्शन था, बेनजीर के खिलाफ आईजीआई खड़ी कर दी गई, उसको सपोर्ट किया गया पंजाब में। 90 का इलेक्शन जो था वो टोटली वन साइडेड था, वोट पीपल्स पार्टी के ज्यादा थे, सीटें रूट की ज्यादा थी। 93 का इलेक्शन जो था वो निस्बतन कुछ तो उसको कह ले थोड़ा फेयर था। 97 जो था उसमें फिर जो था उसके ऊपर भी एतराजात हुए। तो ये अगर पूरी तारीख पढ़े तो भाई बात यह है कि सियासी जमातों ने ये फैसला किया, पीपल्स पार्टी ने और नून ने, कि भाई जो भी होता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमने सिस्टम का हिस्सा रहना। चुनाचे वो यही हुआ कि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते थे और 2-3 साल बाद उनकी फिर बारी आ जाती थी। इस दफा उसके उलट हुआ है। तहरीके इंसाफ ने ये कहा कि नहीं, हमने ये मानना नहीं, और हमने जितनी देर तक जो हम मुकम्मल इक़्तिदार है हमें नहीं मिलता वापस, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। हमारी ख्वाहिश तो है कि उनको जो वो कहते हैं दे दें, लेकिन जाहिर है जिसने ये सारा कुछ हासिल किया हुआ है, ताकत हासिल की हुई है, सारा मैनेज किया हुआ है, वो दे के खुद विक्टिम क्यों बने? तो बस ये सारी जो लड़ाई है, जब तक ये लचक नहीं आती दोनों में, इसी तरह ये लड़ाई रहेगी। ठीक ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने भी कहा कि मुक्तदरा जो है उसके साथ कोई ना कोई एक ग्रुप, एक पार्टी मिल जाती है और दूसरे को फेंटी लगती है, और वो पावर्स अपनी वो उसको छोड़ना नहीं चाहते फॉर ऑब्वियस रीजंस के क्लाउड है, पावर्स है, वो डिक्टेट करते हैं, अपनी मर्जी से फैसले होते हैं। तो मुक्तदरा को लग नहीं रहा कि आप उनके इन फैसलों की वजह से कि एक को साथ मिला लो, दूसरे की फेंटी लगा लो, दूसरे को हटा के तीसरे की फेंटी लगा लो, इसके बाद मुल्क के जो हालात हैं वो तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अनरेस्ट हो, इकॉनमी हो, आपकी दीगर अदरवाइज हो, तो उनको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, और ये जो यहाँ पे एक को अपने साथ मिला के दूसरे की ठुकाई वाला प्रोग्राम है, अब इसको थोड़ा कम करना चाहिए। इससे फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, उन्हें भी हो रहा है। लासा साहब, अगर पूरी हम तारीख, आप तो माशाल्लाह खुद बड़े जो स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के भी और सियासत के भी,
मेरी तरह। लेकिन असल में होता यह है कि अयूब खान भी ये समझता था कि मैं मुल्क का बहुत बड़ा मुखलिस हूं और मैं ठीक कर रहा हूं। याह्या खान भी समझता था। इसी तरह हर जो हुक्मरान है वो ये समझता है कि मैं तो दरअसल मुल्क को संवारना चाहता हूं, मेरे मुखालिफ मुल्क को बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बस ये आप भी यही है, कोई इसमें तब्दीली नहीं आई। अच्छा, आपने अभी ये तफसील से सियासतदानों के कंडक्ट पे, करैक्टर्स पे, इनको हमने करीब से देखा है साहब ने, आपने भी रिपोर्ट किया, हम भी इसको रिपोर्ट कर, ये वाकई आपको सियासतदान लगते हैं या ये बिजनेसमैन हैं कि जिनको जहाँ से प्रॉफिट नज़र आता है उसके साथ मिल जाते हैं? दे नीड जस्ट देयर एक बेनिफिट चाहिए, एक डेली की बुनियादों पे कारोबार करना है। 2-2.5 साल का, जैसे आपने कहा 3 साल कारोबार कर लेंगे, इतना में प्रॉफिट हो जाएगा, खैर है 2-2.5 साल का नुकसान होगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। डू यू थिंक दे आर रियली पॉलिटिशियंस? जो आपने बातें की है कि दुनिया के बाकी मुल्कों में कोई मिनिमम तो कहीं पे कोई थोड़ा सा एग्रीमेंट होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 2008 के बाद ही देख लेते हैं। तो ये लगते हैं वाकई पॉलिटिशियन हैं या मतलब कारोबार करने आते हैं अपने उनके लिए? फिर वो कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, अयाशां करना, मुफ्त की गाड़ियाँ, मुफ्त के जहाज, मुफ्त के प्रोटोकॉल, मुफ्त का खाना पीना। इन्होंने कौन सा 9 to 5 जॉब करनी है सर? कौन सी बच्चों की फीसें देनी है? कौन सा इन्होंने सुबह 9 बजे स्कूल बच्चों को छोड़ना, 1 बजे वापस लेना है? इनका तो धंधे ये है कि जनाब के यहाँ फड्डे लाड़े, मार कुटाई, डांग सोटा होगा तो हमारा चांस बनेगा। डू यू थिंक दे आर रियली पॉलिटिशियन जिसकी बात आप कर रहे हैं? साहब, मैं तो इनको मजलूम भी समझता हूँ पॉलिटिशियंस को, लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि असल में ये सारे पैटी पॉलिटिशियन है जिसको के अपनी नाक से आगे नहीं देखते। वह स्टेट्समैन जो होता है वो कुर्बानी देता है। मसलन कुर्बानी देने से ट्रेडिशन सेट होगी। बदकिस्मती ये है कि जो भी आता है कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं, यानी दूसरे को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं। जब तक ये नहीं होगा कि एक इंतकाम का दायरा टूटे और एक कहे जी आज से ये खत्म, मैं तो इंतकाम नहीं लूंगा, उस दिन मामला ठीक हो जाएंगे। तो वो कहे कि जी मैं किसी का एजेंट नहीं बनूंगा, मैं तो पॉलिटिक्स करूंगा, नहीं मुझे सीटें मिलती ना मिले कोई बात नहीं। या हर एक कहता है कि बस मुझे हुकूमत मिल जाए। ठीक है, ये पैटी पॉलिटिक्स है। जो स्टेट्समैनशिप है, काश वो आए और पाकिस्तान जो है वो फिर सीधी पटरी पे चढ़े। आपको याद है इसके कि पॉलिटिशियंस के अलावा तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि हक के हुक्मरानी तो उन्हीं का है। अच्छा, लेकिन वो भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहब ने 93 के जब इलेक्शंस हो रहे थे, शायद टीवी इंटरव्यू था उनका, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो उनका ये निगरान हुकूमत दौर में उनका इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम सियासतदानों को नया सोशल कंट्रैक्ट हमें या लिखना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम उस वक्त भी शदीद थे। बाद में जब उन्होंने लूटमार कर ली, बहुत सारी चीज़ों का खा पी लिया, केसेस हो गए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, जनीवा हो गया, लंदन के फ्लैट्स वगैरह, उन्होंने जनाब के बहुत हमने लड़ भिड़ लिया एंड ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाते हैं। आपको याद होगा बड़ा पॉपुलर नारा हुआ था वो, जैसे वो साउथ अफ्रीका में बना था। हालांकि साउथ अफ्रीकन जो है वो कोई यहाँ पे कोई लूटमार करके कोई पैसा बना के, मनी लॉन्ड्रिंग, माल फ्लैट बना के उनका ट्रूथ रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। अब वो फिर आपको याद होगा कि वो फिर कहते हैं जनाब के बैठ के एक नया कोई मुआहदा करें। तो क्या करें इनका सर? ये तो 30-40 साल से बाद इनको याद आ जाता है कि जनाब कि अब आपकी बारी, अब ये मेरी बारी है। तो ये तो पावर के बगैर तो ये जिंदा नहीं रह सकते, इनको तो खर्चे चाहिए हुकूमती इस पे ओहदों पे। नासरा साहब हौसला रखें। इस वक्त सच तो ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना वोट बैंक खो चुकी, नून तेजी से पहले भी खो चुकी है, आइंदा भी खो रही है। अब एक सिर्फ पार्टी रह गई है पीटीआई, और पीटीआई भी एक हुकूमत की मार है। जिस दिन वो हुकूमत आ गई वो भी टोटली अनपॉपुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब है फिर नई पॉलिटिक्स ही होगी ना। अब नए लोग आएंगे, नई कोई सियासी जमातें बनेंगी। तो आई एम सीइंग ए चेंज इन फ्यूचर। ठीक है, फिर नई मिडिल क्लास की लीडरशिप को आएगी। मैं सर आपकी बात काट रहा हूँ, अल्लाह करे मुबर्रा हो, ये पार्डन मी फॉर इंटरप्शन, यही एमक्यूएमआई थी। हम समझे थे पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेरी लोग हैं, एक मिडिल क्लास है, ये चेंज लाएगी। वो वैलेंट होते गए, वो जो कुछ कराची में हमने वो देखा। इसके बाद इमरान खान साहब से उम्मीदें हुई, पढ़े लिखे हैं, हीरो हैं, लोगों का ट्रस्ट है, एतमाद है, सोशल वर्क करते हैं और बड़ा पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान का इनके साथ हो गया, यूथ हो गया, खवातीन, लड़कियां सारे हो गए। अब हम एक और पार्टी का इंतजार करेंगे। मतलब दैट्स ए साइकिल, सिस्फियन साइकिल ऑफ हिस्ट्री जैसे कहते हैं, एक टर्म यूज होती है कि वेटिंग फॉर गोडो तो होता है ना, उम्मीद तो मर नहीं सकती ना लासना साहब। हम चाहे जहन्नम में भी जल रहे हो, उम्मीद तो होगी कि कभी जन्नत मिलेगी। वेरी ट्रू। ठीक है, हमारी उम्मीद तो खत्म ना करे।
सोहेल साहब, ये बताइएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि धांधलियां तो पहले भी इलेक्शंस में होती रही हैं, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनके जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। आपके ख्याल में पीटीआई ने इस दफा जरूर इंतशार की सियासत की ओवर द इयर्स, लेकिन अभी 2024 में अगर देखा जाए तो इलेक्शन में धांधली हुई, उसके बाद पीटीआई फिर भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम को ले लें या पार्लियामेंट से उनके लोगों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर जो एक स्पीकर ने कमेटी बनाई उसका भी वो हिस्सा बनी। इमरान खान ने भी कहा कि ठीक है एहतजाज होगा लेकिन मुज़ाकरात भी साथ साथ होंगे। तो इसमें कुछ तब्दीली आई है, जो एक डेडलॉक है वो हुकूमत की तरफ से शायद ज्यादा नजर आ रहा है कि हम बात करने को तैयार नहीं, और वो शायद इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात करने को तैयार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल ये अब अगर ये गौर अली साहब और जो है वो आज गए हैं बैरिस्टर साहब जी, तो ये तो आपका ख्याल है कि हुकूमत की मर्जी के खिलाफ चले गए होंगे? जाहिर है हुकूमत की मर्जी से गए होंगे ना, और हुकूमत से कोई बातचीत हुई होगी तो गए होंगे, तो इसका मतलब है बातचीत तो जारी है। ठीक है। तो सोहेल साहब ये बताएगा, अब आगे आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अभी तो एक उम्मीद ऐसी नजर आ रही थी कि मिनिस्टर एनक्लेव में जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और वेन्यू पे शायद कोई बात हो और मान जाएं और उनको इजाजत दे दी जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वैसे तो बेहतर होता कि ये एहतजाज से पहले जो है वो कुछ एंगेजमेंट हो जाती और कामयाब हो जाती एंगेजमेंट। अब क्या लाए अमल होगा पीटीआई का भी और हुकूमत का भी? देखिए ये तो वही बता सकते हैं क्या लाए अमल होगा, हम तो दूर बैठे हैं, आप लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप बताएं। अच्छा सर जी, चलो एक और बताएं, ये बात आप नहीं बता रहे थे, एक और बात बताएं। आज आप अपने कॉलम में बहुत बड़ा इंकशाफ किया है विच वेंट अननोटिस्ड, क्योंकि वो सारा हंगामे, धरने, लॉन्ग मार्चेज में खबर दब गई है सर। आप कभी कभार बड़े बड़े ये बम शेल आप ये ब्रेक करते हैं अपने कॉलम्स में। आपने आज कहा है कि नवाज शरीफ साहब को, जो पाकिस्तान के बड़े बिग बिजनेसमैन थे, 10 के करीब एग्जैक्ट नंबर, इलेक्शन से पहले वो मिले और उन्होंने ये 10-10 करोड़ रुपया उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एक फंड बनाया और वो पैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पेश किए ताकि वो इलेक्शन में वो जीत सकें। अच्छा, ये डोनेशन पूरी दुनिया में होते हैं, पार्टीज को दिया जाता है, लेकिन वो डिक्लेयर किए जाते हैं। ये डिक्लेरेशन आपके कॉलम में नजर आ रहा है। नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने तो कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हमें बिजनेसमैनों ने 1 करोड़ रुपया दिया है। और अगर आपको याद हो, बेनजीर भुट्टो साहब यही तो कहती थी, जो मेरान बैंक स्कैंडल आया था उसमें ISI ने पैसे दिए थे 14 करोड़ रुपए, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के कैंप में पैसे बांटे गए थे अगेंस्ट बेनजीर भुट्टो साहब। अब आज के आपने जो ब्रेक किया कि ना 1 बिलियन रुपीज वो 10 बिजनेसमैनों ने नवाज शरीफ साहब को दिया था, इट्स ए बिग बम शेल सर, और कहीं पे कोई इसका जिक्र नहीं आया। इसकी प्लीज कोई तफसील बताएंगे सर आप? देखिए गुजारिश ये है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन्होंने तो जरूर अपने अकाउंट्स में शो किए होंगे, ये तो हो नहीं सकता ना। उन्होंने तो वो जरूर शो किए होंगे। अब उनकी तरफ से इसका इकरार आता है, इनकार आता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये यकीनी बात है कि ये हुआ था और जाहिर है ये होना भी चाहिए। सियासी पार्टियां कैसे चलें अगर उनकी फंडिंग ना हो। डिक्लेयर तो करें ना सर, वो तो वहां पे कामला हैरिस को भी मिले हैं, वहां ट्रंप साहब को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं, या तो छुपा लिए जाते हैं पार्टी फंड के नाम पे, अपनी जेब में रख लें, अपने अकाउंट में रखें। हु इज गोइंग टू आस्क यू? 1 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। ये तो अब पता नहीं, फिर ये मुझे उससे आगे का नहीं पता, जितना मुझे पता था मैंने तो उतना कह दिया। सर जी आपको ये पता था 10 लोग हैं, बिग बिजनेसमैन है, 1 करोड़ रुपया अमाउंट है, 10-10 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन है, भाईजान आपको पता तो सारा है। अभी जब वक्त आएगा तो हर चीज फिर वक्त की होती है ना लासरा साहब। उनके को नाम का पता चल सकता है या लाहौर कराची के हैं, कहाँ के हैं ये 10 लोग जो थे सर जिनका आपने बताया? नहीं, उसमें लिखा हुआ है पंजाब के हैं सारे। अच्छा, सारे पंजाब के हैं जिन्होंने दिए, और उन्होंने वॉलंटियर किया या उनको कहा गया कि आप आए और कंट्रीब्यूट करें? वॉलंटियर किया। आपको कोई कहीं से कोई आज कोई राब्ता तो नहीं हुआ जी आपने इतनी बड़ी अमाउंट ये लिख दिया है 1 बिलियन रुपीज में नवाज शरीफ साहब ने घर बैठे? कौन हमें पड़ता है लासरा साहब, कोई नहीं। हम ये जो है कोई परवाह नहीं करते, ना हुक्मरान, ना अपोजिशन, ना कोई और। नहीं, मेरा ख्याल है आप जो भी क्या करे सर, मेरा ख्याल है हम इसलिए लिखते भी नहीं है, हम इसलिए शो भी नहीं करते कि हमारी परवाह कीजिए, हमारा एक काम है 10 लोग सुने, 4 बंदे पढ़े, 2 पढ़े, हमने तो वो लिखना है जो हमारे ख्याल में लिखा जाना चाहिए। हम भी बस ठीक है सर, ये नहीं करते, अपना फर्ज अदा कर दिया बस, दैट्स इट। अच्छा, दूसरा आपने जो इसमें लिखा है कि जनाब के इनकी पावर जो वो हुई है, इरोड हुई है, वही वाली बात आ जाएगी जो आपने पहले की थी कि ये तो पीपल्स पार्टी के दौर से नहीं, ये मेरी रीडिंग है, वहां से इरोड होना शुरू हुई है रिसेंटली,
इसमें 2008 के बाद जब जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन दी, जनरल पाशा साहब को 2 दफ़ा एक्सटेंशन दी, फिर इन्होंने इमरान खान साहब ने आके एक्सटेंशन दी इनको, जनरल बाजवा साहब को। अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ की एज लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है। तो सियासतदान तो अब उस पर चले गए भी कि ठीक है, जो जिसको हिस्सा चाहिए, जहाँ पे पावर में चाहिए, वी डैम केयर, हमें आप कुछ ना कहें, हम आपको कुछ नहीं कहते, बस इमरान खान साहब को एडजस्ट करना बाकी है। इनको कैसे एडजस्ट किया जाए सर, कोई आप सोल्यूशन बताएं, ये ताकि सारा अपना अपना हिस्सा बकत रहे, मुल्क चले। मैंने इसकी भी तजवीज पेश की है कि कौमी हुकूमत बना लें, सारे शामिल हो जाए। तो वजीर आजम किसको बनाएंगे सर? असल तो लड़ाई वहां पे हो रही है, वो जो ताकतवर होगा उसी की बढ़ती इसी की तो सारा इसी के तो फट है सर जी। अच्छा एक और बताएं कि आपने आज जो लिखा है, आपने शहबाज शरीफ साहब की एक बड़े अच्छे लफ्ज, आपका एक स्टाइल है बड़ा मुहज़्ज़ब, बड़ा बातमीज़, बादब, जो बड़ा अब उसमें कम होता जा रहा है हमारे जर्नलिज्म में। लोग जब तक किसी को गाली ना दें, किसी को बहुत ज़्यादा कोई उसका तबर्रा ना पड़े, बैशिंग ना करें, तो लोग कहते हैं तनकीद नहीं। बट यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू जो उससे बात भी उससे सलीके से करते हैं, लोग पसंद करने का लिखते भी हैं। लेकिन आज आपने शहबाज शरीफ साहब के बारे में लिखा है, ये लगते हैं वाकई आपको एक वजीर आजम है, ये मुल्क को चला रहे हैं, इतनी जितनी कमजोरियां आपने उनके बताई हैं कि उनको तो कोई परवाह नहीं है, आपके कॉलम से लगा है। ही इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अगर मुझसे पूछें तो शायद खकान अब्बासी साहब बड़े पावरफुल थे। गिलानी साहब ने इतनी बड़ी तकरीर कर दी थी कौमी असम्बली में कि हम स्टेट विद इन स्टेट नहीं बर्दाश्त करेंगे, और जब वो OBL वाला इशू हुआ था। तो शहबाज शरीफ साहब का मतलब कैसे देखते हैं सर? आपने तो उनको आज बिल्कुल वो कर दिया है, क्या कहूँ, एक्सपोज किया है सर, अगर ये लफ्ज अगर मुनासिब है गवर्नेंस के हवाले से। शहबाज साहब की जो फिलॉसफी है ना क्लासरा साहब, वो शुरू से ये है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं, और वो स्ट्रांगली इस पर बिलीव करते हैं। तो जाहिर है हम सारे लोग तो उनके 100% हामी नहीं है उनके इस नजरिए के, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को भी फिलहाल तो इस पे कायल किया हुआ है। लेकिन कोई देखे ना सियासी नैरेटिव है शहबाज साहब का, ना कोई सियासी मीटिंग करते हैं, ना कोई अभी तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। एक सियासी बयान आया है अब तक, सिर्फ वो भी सऊदी अरब के हवाले से कि भाई हम हाथ तोड़ देंगे जो सऊदी अरब के खिलाफ बयान देगा, वगरना मैंने कोई उनकी सियासत नहीं देखी। तो हालांकि ये जो हुकूमत है या जो प्राइम मिनिस्टरशिप है, इस सियासत की वजह से उन्हें मिली है, जाहिर है, और तो कोई वजह नहीं है। तो लेकिन वो सियासत कर नहीं रहे, शायद अभी किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, शायद वो समझते हैं कि मैं कुछ परफॉर्म करके लोगों के पास जाऊं, या हो सकता है कि वो समझते हों कि मेरे भाई को आगे बढ़ के सियासत करनी चाहिए, मुझे सिर्फ गवर्नेंस करनी चाहिए। तो ये एक कंफ्यूजन है अभी उनकी जो परफॉर्मेंस के बारे में, और खासकर पॉलिटिकल नैरेटिव विच इज मच नीडेड, वो है ही नहीं उनका। ठीक। अच्छा सर, ये अगर इमरान खान साहब 8 फरवरी का जीता हुआ इलेक्शन था, वो क्लेम करते हैं हमने जीता हुआ था, नवाज शरीफ साहब का भी हमें लग रहा था कि जिस तरीके की उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो तो तकरीर भी नहीं की थी, उन्होंने विक्ट्री स्पीच करके चले गए। अगर खान साहब को ये दे दें, मैंडेट वापस कर दें, तो क्या हर्ज है? वो भी इस मुल्क के उनको वोट मिला है, पॉपुलर वोट मिला है, लोग चाहते हैं कि खान साहब आए हमें लीड करें, तो लोगों को चॉइस देना चाहिए। तो इसमें क्या आप समझते हैं, कोई हर्ज है? क्योंकि जिस तरीके की गवर्नेंस और हुकूमत चीज़ें हो रही हैं वो तो कहीं सेटल नहीं हो पा रही। तो खान साहब को आने दें, उनको एक दफ़ा मुल्क को रूल करने दें, लोगों के अरमान है पूरे करने दें सर उनको, हो सकता है वो इस मुल्क को अजीम बना दें। ख्याल है कि खान साहब से उनको 2 ही शिकायतें। एक शिकायत तो ये है कि भाई ये अदम इस्तेकाम पैदा करते हैं, और दूसरी उनकी शिकायत ये है कि अब आपको पूरी ताकत नहीं मिल सकती। आप अगर सब्जुगेट होते हैं या किसी नेशनल गवर्नमेंट का एक पार्ट बनते हैं तो वो उस पर तो शायद तैयार हो जाए, लेकिन अब उन्हें पूरी ताकत के साथ इक़्तिदार मौजूदा सेटअप में, जब तक मौजूदा लीडरशिप मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट की, वो तो नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उन सब का खात्मा, उनके सारे इक़्तिदार का खात्मा। जाहिर है अपनी गर्दन पे कोई छुरी चलाता है, मैंने तो नहीं देखा, तो वो अपना खात्मा करके खान साहब को, या तो खान साहब उन पर गलबा पा लें ताकत के जरिए, या फिर जब तक वो ताकतवर है वो क्यों इनको गलबा पाने दे। अच्छा लास्टली सर, आप जो डेड लॉक है, बड़ा डेडली डेंजरस डेड लॉक है, बुशरा साहबा जो हैं
आपने देखा वो लीड कर रही हैं, पहले कहते थे पॉलिटिक्स में नहीं है, नो शी इज एक्टिवली इन्वॉल्व, और उन्होंने बड़े जज्बाती नारे भी लगवाए हैं, उन्होंने बातें, आपने सब कुछ सुना होगा। सो एक्टिवली तो वो पॉलिटिक्स में आ गई, मरियम नवाज साहबा की तरह, बेनजीर भुट्टो साहबा की तरह, या बाकी जितने भी, जब वो, उनको कैसे देख रहे हैं आप कि पार्टी उनके नीचे मुतहद रहेगी? और प्लस इस डेडलॉक का क्या नतीजा होगा कि वो कहते हैं हम खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे, और एस्टेब्लिशमेंट साहब उनकी अपनी को वो कहे जी हम खान साहब को नहीं देने देंगे, आप आए अडियाला जेल पे हमला करने तो करके ले जाएं। तो वे मतलब क्या इसमें सोल्यूशन नजर आ रहा है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा सर, यहाँ बैठे हुए। कोई आपके जहन में होगा, आपको ज्यादा तजर्बा है सर? सोल्यूशन तो देखो ना, सोल्यूशन तो दुनिया में क्लासरा साहब एक ही होता है, कुछ लो कुछ दो, ठीक है। दुनिया में और तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, मुकम्मल तो किसी की भी नहीं मानी जाती जब मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन ये तो कुछ दोनों में लचक ही नहीं है, दोनों मुल्क के रवैये में, इसीलिए ये मामला तय नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी बात ये है, क्लासरा साहब बड़े अरसे से हम देख रहे हैं, हमें भी अब जो है 30-39 साल हो गए हैं, मुझे 40 साल सर। तो एस्टेब्लिशमेंट जो होता है या रियासत जो होती है, उससे आप लड़ के तो कुछ ले नहीं सकते, लड़ने में तो उनकी बात है, ठीक है। आपको कहाँ लड़ाई आती है? लड़ाई तो नहीं आती है, आपको सियासत आती है, आप सियासत में तो उन्हें हरा सकते हैं, लड़ाई में उन्हें नहीं हरा सकते। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर लड़ाई हुई तो भाई लड़ाई में तो फिर वो ताकतवर है, ठीक है। और अगर सियासत हुई तो सियासत में हो सकता है पीटीआई, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब उनसे जीत जाए।